हेलो स्टूडेंट्स, आर ओ की तैयारी और पीसीएस के लिए मुख्यतः करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप जानते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का प्रकृति बदल गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर्स के लिए एक नया सेगमेंट शुरू किया है। इसमें हम आपको करंट अफेयर्स का ऑडियो देंगे। इस ऑडियो फाइल को आप बार बार सुनें और इससे आपका करंट अफेयर्स अपने आप तैयार हो जाएगा। वास्तव में करंट अफेयर्स एक बहुत ही वास्ट एरिया होता है और अगर हाल फिलहाल की पैटर्न को देखें तो करंट अफेयर्स को लेकर तरह तरह से प्रश्न बनने लगे हैं। यानी कि जो आपका बेसिक विषय है उसको करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके क्वेश्चंस बनते हैं। तो उसी तरह से हम आपका करंट अफेयर्स तैयार करवाएंगे। आज के सेगमेंट में हम 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। जैसा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी के आधार पर हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले हम आपको कुछ बिंदुवार चीज़ें बताते हैं। जैसे पहली न्यूज़ है, श्रीनगर में कश्मीर में डल लेक में पहली बार एक फ्लोटिंग स्टोर खोला है अमेजन इंडिया ने। दूसरी न्यूज़ है, केरल की यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज ने मत्स्य पालन में भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेंगे। महाराष्ट्र सरकार टाटा समूह के अध्यक्ष रतन टाटा को इस साल के पहले प्रतिष्ठित महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित करेगी। और FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी चेंगडू चाइना में हो रही है। अगर हम थोड़ा सा तथ्यात्मक तौर पर जाएं तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। यह उनके नेतृत्व और देश के नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार की शुरुआत 1983 में हुई थी। वर्ष 1922 में यह पुरस्कार DRDO की मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस को भी दिया गया था। इसके साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा आया है और इसके आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 से 2021 के मध्य 13.13 लाख लड़कियां और महिलाएं गायब हुई हैं। सर्वाधिक महिलाओं की गायब होने की जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश से हैं, उसके बाद बंगाल, फिर महाराष्ट्र। आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने कई सारे कदम भी उठाए हैं, जिसमें आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 में 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड सहित कठोर दंडात्मक प्रावधान किया गया है, क्योंकि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए की लड़कियों के लिए ऐसा कठोर कानून बनाया गया है। इसके साथ ही साथ 112 इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है देश भर में। आपातकालीन स्थितियों में इस पर डायल किया जा सकता है। 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई में इन 8 शहरों में सेफ सिटी परियोजना को मंजूरी दी गई है, जो कि स्मार्ट पुलिसिंग और सुरक्षा प्रबंधन में सहायता प्रदान करेगी। इसके बाद अगली न्यूज़ बेंगलुरु की है। बेंगलुरु पहला भारतीय शहर बन गया है जो वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का हिस्सा बनेगा। इसके नेटवर्क के अंतर्गत वर्तमान में 6 महाद्वीपों में 40 शहरों को स्थान दिया गया है। बेंगलुरु 41वां ऐसा शहर है जो इस फोरम WCCF फोरम का सदस्य बनेगा। इसका सदस्य बनने के साथ साथ ही जो बेंगलुरु है वो न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे शहरों की लीग में शामिल हो जाएगा। इस वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम की स्थापना वर्ष 2012 में हुई थी और यह शहरी क्षेत्रों को सांस्कृतिक और भविष्य की कुंजी के रूप में विकसित करने के लिए ध्यान देने वाले शहरों को सम्मिलित करता है। इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ बातों पर ध्यान दिया, कुछ बातों को कहा था जिसे आपको जहां से आपको करंट के मटेरियल मिलेंगे, जैसे प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूस्खलन और विपर्यय चक्रवात, इस पर आप तैयार करिएगा। इसके साथ साथ वीर छत्रपति शिवाजी महाराज और चोल युग पर उन्होंने बात की थी, इसको भी तैयार करिएगा। तो ये वो चीजें हैं जो मन की बात में मोदी जी ने बोली थी और इन पर आपका प्रश्न बनेगा। दिव्यांग लेखकों के लिए राइटर्स मीट का आयोजन किया गया है और विश्व राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन
का आयोजन तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया। ये है प्रमुख न्यूज थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी माटी मेरा देश का आह्वान भी किया है, जिससे हमारे देश की अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसके अंतर्गत पूरे देश भर में अमृत कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 7,500 कलशों में मिट्टी लेकर अमृत कलश यात्रा देश के गांव-गांव से दिल्ली पहुंचेगी। इस यात्रा में अलग अलग देश के हिस्सों के पौधे भी आएंगे और यह अमृत कलश की मिट्टी और पौधों को मिलाकर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। यह अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भव्य प्रतीक बनेगी। तो इस तरह से ये पहले दिन का करंट अफेयर्स था। अब हम लोग 2 अगस्त के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 2 अगस्त में जो वन लाइनर्स थे वो ये थे कि भारत की सरकार ने जम्मू कश्मीर में 4 समुदायों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है, जिसमें गड्डा ब्राह्मण, कोली, पद्दारी जनजाति और पहाड़ी जनजातीय समूह आते हैं। इन चारों को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में शामिल करने का विधेयक लाई है सरकार। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने इंटरनेट रैंसमवेयर अकीरा के हमले को लेकर के यूजर्स को आगाह किया था। अकीरा एक रैंसमवेयर है और CERT इन ने इंटरनेट यूजर से इस वायरस से सुरक्षित रहने का चेतावनी दी थी। इसके साथ ही RO और PCS जैसे एग्जाम में क्रिकेट के बहुत ही अंतर तक जाकर के प्रश्न पूछते रहे हैं, इसलिए आप इसमें देखिएगा। एक न्यूज़ थी स्टुअर्ट ब्रॉड की, जिन्होंने अपने करियर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाया और अपनी गेंदबाजी की आखिरी गेंद में विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम याद रखिएगा। अपनी अंतिम पारी की अंतिम गेंद पर छक्का लगाया और अपनी गेंदबाजी की आखिरी गेंद में विकेट भी इन्होंने प्राप्त की थी। अब थोड़ा विस्तार से न्यूज में आते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 3 तलाक कानून के लागू होने के उपलक्ष्य में 1 अगस्त 2023 को पूरे देश में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अगस्त 2017 को 3 तलाक प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। भारत सरकार ने 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक के खिलाफ एक कानून बनाया, जिसके अंतर्गत 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया गया। 3 तलाक विधेयक मुस्लिम महिलाओं को तलाक की सामाजिक बुराइयों के जंजीरों से मुक्त करने का एक महत्वपूर्ण कदम था। शाहबानो बनाम मोहम्मद अहमद खान और शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 महत्वपूर्ण केस हैं जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से संबंधित हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो मोल्दोवा से है। भारत सरकार ने मोल्दोवा के साथ कृषि क्षेत्र में समझौता हेतु एक सहयोग ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। मोल्दोवा के बारे में जान लीजिएगा। यह पूर्वी यूरोप का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसके पश्चिम में रोमानिया, उत्तर और पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन है। इसकी राजधानी का नाम है चिसिनाओ। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 यह बेंगलुरु में किया गया था। यह 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन था। यह पहला अवसर है जब विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। ये सितंबर एंड में होना है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित बोपन्ना, जो कि एक टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन की स्थापना जो है 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। उत्तर प्रदेश को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि, उच्च शिक्षा, पर्यटन और राजस्व के संबंध में कई सारे विभाग पारित किए हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रस्ताव यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे और इसी आयोग के द्वारा अब सभी बेसिक, माध्यमिक और उससे उच्च शिक्षा विभाग की भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने हर जिले में एक निजी विश्वविद्यालय और हर एक मंडल में एक सरकारी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और सहायक क्रीड़ा नीति 2023 की घोषणा की गई है और अयोध्या शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में यूपी एग्रीटेक कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने। इसके साथ साथ युवा साथी पोर्टल
शुरू किया है उत्तर प्रदेश के खेल युवा कल्याण विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने मिलकर, जिसके अंतर्गत राज्य व केंद्र की सभी योजनाओं की जानकारी और रोजगार संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रयागराज के संगम घाट क्षेत्र में शंकर विमानन मंदिर और त्रिवेणी पुष्प के बीच 2.2 किलोमीटर रोपवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि 18 महीने के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है। तो इस तरह से आपने महत्वपूर्ण समसामयिकी देखी जो 2 अगस्त की थी। अब हम 3 अगस्त की बात करेंगे। 3 अगस्त की जो वन लाइनर्स हैं वो ये है कि एक निगरानी ऐप जिसका नाम है मासी, वो प्रारंभ किया गया है। मासी ऐप जो है वास्तव में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रारंभ किया है बच्चों की देखभाल के लिए। दूसरी न्यूज है जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जलेसर उत्तर प्रदेश का एक धातु शिल्प है जो कि सजावटी धातु शिल्प और पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। झारखंड सरकार ने जमशेदपुर में देश का पहला हाइड्रोजन उद्योग ईंधन से चलने वाला उद्योग स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके साथ साथ जुपिटर 3 जो दुनिया में निजी कंपनी के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा उपग्रह है, ये स्पेस एक्स लॉन्च करेगा। और यह सभी वन लाइनर्स थे। अब थोड़ी सी डिटेल न्यूज को समझते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है और उस रिपोर्ट के अनुसार 1901 से 2018 के मध्य भारत के औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 1950 से 2015 के बीच दैनिक वर्षा आवृत्ति में लगभग 75% वृद्धि हुई है और ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ साथ मैंग्रोव सेल का भी न्यूज था। मैंग्रोव जो है वो लवणीय पौधे होते हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्र तटों के अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में उगते हैं। इन्हें ब्लू कार्बन इकोसिस्टम यानी कि नीला कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने मैंग्रोव सेल स्थापित करने की योजना बनाई है। मैंग्रोव सेल एक स्पेशल कैटेगरी का स्पेशल टाइप का यूनिट होगा जो कि मैंग्रोव मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन के लिए काम करेगा। इस सेल से राज्य में मैंग्रोव में रोपण किया जाएगा, मैंग्रोव को उगाया जाएगा और उनके रख रखाव की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाएगी। भारत के मैंग्रोव आवरण की भी बात कर लेते हैं। इसी के साथ साथ भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में 4,992 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव हैं। IFSR की रिपोर्ट यह भी बताती है कि दक्षिण एशिया के कुल मैंग्रोव कवर का लगभग 3% भारत में है। भारत में मैंग्रोव जो है वो 9 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में पाए जाते हैं। मिस्र में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में जलवायु शिखर सम्मेलन जो हुआ था, उस दौरान संयुक्त राष्ट्र अमीरात और इंडोनेशिया ने जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC की घोषणा की थी। इसमें UAE, इंडिया, इंडोनेशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन शामिल होंगे। यह एक अंतर सरकारी गठबंधन है जो मैंग्रोव परिस्थिति तंत्र के संगठन और बहाली की दिशा में प्रगति का विस्तार और तेजी लाने का प्रयास करेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर अगली न्यूज है। प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर का विलय कर दिया गया है। 23 जून 2023 को इसकी घोषणा की गई थी। वन्य जीव पर्यावास के तहत प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट को मर्ज करने का प्रस्ताव 2011 में बनाया गया था, लेकिन इस पर डिस्कशन अभी तक चल रहा था। अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट डिवीजन को नाम का एक नया यूनिट स्थापित किया जाएगा और दोनों प्रोजेक्ट के विलय होने के बाद यह प्रक्रिया, इनके संरक्षण की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अब इन प्रोजेक्ट्स के बारे में अलग से भी थोड़ा जान लेते हैं। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1992 में शुरू किया गया था हाथियों को उनके आवासों में सुरक्षा और संरक्षण के लिए। भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। झारखंड में सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व देश का पहला एलिफेंट रिजर्व था। इसके साथ साथ भारत में उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत तराई एलिफेंट रिजर्व देश का 33वां जो सबसे लास्ट भी है हाथी रिजर्व है। भारत सरकार ने 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में नामित किया था। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी
आप जानते रहिएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि हालांकि ये पुराना भी है। 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अब हम 4 अगस्त की बात करते हैं। 4 अगस्त को जो वन लाइनर न्यूज़ थी वो थी कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जो सब क्लासिफिकेशन के लिए एक आयोग बना था न्यायमूर्ति जी रोहड़ी की अध्यक्षता में। उस आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके साथ साथ दूसरी न्यूज़ थी कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग में अंकित मूल्य पर 1 अक्टूबर से 28% GST लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे याद रखिएगा। 28% GST 1 अक्टूबर से लगेगा ऑनलाइन गेमिंग पर। इसके साथ साथ चिप बनाने वाली अमेरिकी कंपनी थी माइक्रोन टेक्नोलॉजी, जिसने भारत में अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की घोषणा की है गुजरात में। यह भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप दिसंबर 2024 तक तैयार होने की उम्मीद है। वर्ष 2023 के अंत तक देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, ऐसी घोषणा खेल मंत्री ने की है। वाराणसी में G20 के तहत 24 से 26 अगस्त को संस्कृति मंत्रालय के वर्किंग ग्रुप की बैठक की होगी, जिसकी मेजबानी करेगा वाराणसी। कनाडा में वर्ल्ड पुलिस ऑफ फायर गेम्स 2023 चल रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की सहारनपुर की महिला आरक्षी सरिता शर्मा ने स्टीपल चेस दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री S जयशंकर ने मिलकर संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत की है। NHAI ने राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा प्रारंभ की है। थोड़ी डिटेल न्यूज हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। अयोध्या में 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। यह संयंत्र सरयू नदी के निकट अयोध्या गोसाईगंज मार्ग पर स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या नगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए उत्तर प्रदेश ने NTPC ग्रीन एनर्जी के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। 3 स्टार कचरा मुक्त। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने अंतर्राष्ट्रीय शून्य कचरा दिवस 2023 के अवसर पर अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। स्वच्छता जो है वो संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का विषय होता है। इसके साथ साथ देश भर में 86 हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। 55 हवाई अड्डों में कुल ऊर्जा खपत में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 100% है। उत्तर प्रदेश में 8 ऐसे हवाई अड्डे हैं जो हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें बरेली, हिंडन, गोरखपुर, कानपुर चकेरी वाला और लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी के हवाई अड्डे हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण न्यूज़ हो गई। अब हम लोग 5 तारीख की न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। 5 तारीख को जो वन लाइनर थे उनकी बात करें तो वन लाइनर में सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है महारत्न और नवरत्न को लेकर। वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की कंपनी में महारत्न की श्रेणी में और ONGC को नवरत्न की श्रेणी में मंजूरी दी है। तो वर्तमान में 12 ऐसी कंपनियां हो गई हैं जो महारत्न कंपनियां हैं और ऑयल इंडिया देश की 13वीं महारत्न कंपनी बन गई है। ONGC को 14वीं महारत्न कंपनी बनाया गया है। तो इस समय कुल 14 महारत्न कंपनियां हैं और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। दूसरी न्यूज़ हिमालयी गिद्ध को लेकर है। इसका वैज्ञानिक नाम जिप्स हिमालयेंसियंस है। ये है इसकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इसी वजह से यह न्यूज़ में रहा है। गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 2025 भारत सरकार ने घोषित की है और इसके अंतर्गत देश में 8 केंद्र स्थापित किए जाएंगे गिद्धों के संरक्षण के लिए, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 पिंजौर मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में 2 होंगे, जिसमें पिंजौर में मुख्य है, और 4 बचाव केंद्र भी होंगे जो कि उत्तर प्रदेश में पिंजौर, दक्षिण भारत में हैदराबाद, मध्य भारत में भोपाल और पूर्वोत्तर में गुवाहाटी। ये 4 संरक्षण केंद्र अलग से स्थापित किए जाएंगे। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप हुई है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पहला स्थान प्राप्त किया है ज्योति सुखेमा, परनीत कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने। यह आपके लिए जानना जरूरी है। यह मैक्सिको की टीम को पराजित किया गया था
और यह जो चैंपियनशिप है वो बर्लिन में हो रही थी। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को छोड़कर 17 वर्षीय गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश और पेंटला हरिकृष्णा विश्व के शीर्ष 10 में प्रवेश पाने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। ये आपकी न्यूज़ हो गई 5 तारीख की। इसके बाद हम लोग आगे की न्यूज़ कवर करेंगे जब आप लोग इसका फीडबैक देंगे। धन्यवाद।